Hello everyone, myself Rajni Gupta. Hope you all are fine at this pandemic time. Today I'm discuss about what is the joint CSIR UGC NET examination. ठीक है, so let's proceed. सबसे पहले हम जानेंगे कि CSIR नेट क्या है, इसको कौन कंडक्ट करवाता है. ठीक है, तो इंडिया में साइंस एंड टेक्निक के क्षेत्र में रिसर्च और नॉलेज बेस्ड डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR नामक एक संस्था होती है, जो साइंस ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए साल में 2 बार नेशनल लेवल का टेस्ट का आयोजन करती है. ये टेस्ट जो होता है वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF या फिर लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किया जाता है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि CSIR एग्जाम क्या है. ठीक है, इसको कौन कंडक्ट करवाता है और ये कितनी बार होता है. ठीक है, तो हमने देखा कि एनुअली 2 बार होता है, इन द मंथ ऑफ जून एंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर. ओके, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे अपने डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन से सब्जेक्ट में CSIR एग्जाम होता है. कौन कौन से सब्जेक्ट में CSIR एग्जाम होता है. तो ये जो एग्जाम है वो 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में होता है. पहला है लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस एंड अर्थ साइंस. ठीक है, ये टोटल 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि CSIR एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो CSIR नेट एजुकेशन एग्जाम के लिए एक स्टूडेंट्स की क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया होनी चाहिए, मतलब क्या उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि जिससे कि वो इस एग्जाम को दे सकता है. तो अगर कोई स्टूडेंट इंटीग्रेटेड PhD कोर्स में एनरोल है, ठीक है, तो वो एग्जाम को दे सकता है. दूसरा, अगर किसी स्टूडेंट के पास BSc, MSc या फिर इंटीग्रेटेड B फार्मा या फिर BTech की डिग्री है, ठीक है, तो वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं. ठीक है, इन सभी कोर्सेज में जो जनरल और OBC कैटेगरी के जो प्रतिभागी होते हैं उनके लिए 55% और SC ST और PWD कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स चाहिए होते हैं. इसे तभी वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते हैं. इसके अलावा कुछ स्टूडेंट जो कि प्रेजेंट में टाइम में पोस्ट ग्रेजुएशन में एंट्री ले चुके हैं या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं. ठीक है, तो ये रही कुछ एजुकेशनल क्राइटेरिया जिससे कि कोई भी स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक एज लिमिट क्या होनी चाहिए एक एस्पिरेंट की. तो अगर एज लिमिट की बात करें तो CSIR नेट के लिए एक एज निर्धारित की गई है, जिसमें कि JRF के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है. OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं इसमें, और SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है. मतलब कि अगर ऐसे कोई कैंडिडेट हैं तो वो टोटल 33 ईयर्स तक एग्जाम इसको दे सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो कैटेगरी वाइज फी एप्लीकेशन आता है, कि मतलब अगर कैटेगरी वाइज फी एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए हर एक कैटेगरी को कितना पेमेंट करना होगा. ठीक है, तो पहले अगर बात करें तो जनरल या फिर जनरल EWS के लिए टोटल 1000 फी है रुपीज में, और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 500 रुपीज है, SC ST के लिए 250 रुपीज है, और PWD के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं निर्धारित की गई है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमने CSIR नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद हमको कुछ फेलोशिप मिलती है. CSIR ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कुछ फेलोशिप मिलती है, तो वो फेलोशिप कितनी मिलती है और किस तरीके से मिलती है इसके बारे में हम देखेंगे. तो जो अगर हमने किसी स्टूडेंट ने CSIR नेट क्वालिफाई किया है तो उसको फर्स्ट ईयर में 31,000 पर मंथ मिलती है. ठीक है, 2 सालों तक के लिए, और जिसमें से कि 20,000 उसी इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है. ठीक है, और अगर 2 साल के बाद उसने फेलोशिप को PhD में एनरोल कर दिया, ठीक है, तो ये फेलोशिप जो होती है 2 साल के बाद SRF में अपग्रेड हो जाती है. SRF का यहाँ मतलब है सीनियर रिसर्च फेलोशिप. ठीक है, और इसके बाद जो 31,000 हमको पहले से मिल रहा था पर मंथ, उसमें 4,000 का इंक्रीमेंट हो जाता है. ठीक है, तो मतलब टोटल SRF में जब अपग्रेड हो गया है हमारा JRF, तो उसके बाद से हमको टोटल 34,000 की जो अमाउंट है वो मिलती रहेगी. अदरवाइज अगर हमने PhD में एनरोल नहीं किया है, ठीक है, तो वो अमाउंट हमको पहले जैसी ही मिलेगी. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि CSIR नेट एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, मतलब अगर हमारे सामने पेपर आता है तो पेपर का क्या पैटर्न होता है उसको यहाँ पे हम समझेंगे.
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक सब्जेक्ट लाइफ साइंस को लेके यहाँ पे पैटर्न को समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो देखेंगे लाइफ साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें टोटल 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ठीक है, पार्ट ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होते हैं जो कि जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने होते हैं वो 15 अटेम्प्ट करने होते हैं, और यहाँ पे पर करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स हमको मिलते हैं और पर इनकरेक्ट आंसर के लिए 0.5 डिडक्ट किया जाता है। ओके, पार्ट बी की बात करते हैं तो ये थोड़े शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, इसको हम मेमोरी बेस भी कह सकते हैं, ये लाइफ साइंस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 50 होते हैं, इसमें से हमको 35 अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पे भी पर करेक्ट आंसर हमको 2 मार्क्स मिलते हैं और पर इनकरेक्ट आंसर हमारे टोटल मार्क्स में से 0.5 डिडक्ट किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद से पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये रिसर्च बेस होते हैं। ठीक है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 75 होते हैं। यहाँ पे हमको 25 मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, और यहाँ पे पर करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चंस के लिए हमको 4 मार्क्स मिलते हैं और पर इनकरेक्ट आंसर के लिए हमको 1 मार्क डिडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ देख लिया कि तीनों पार्ट को मिला के टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 145 होते हैं, जिसमें कि हमको 75 अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो टोटल मार्किंग होती है वो 200 की होती है, मतलब पूरा पेपर जो होता है वो हमारा 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एग्जाम पैटर्न। ठीक है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ टेबल में आपको जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एप्लीकेंट्स का फोटोग्राफ होना चाहिए, एप्लीकेंट्स के सिग्नेचर होने चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, एंड PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो सबकी साइज जो है वो केबी में दी गई है। एप्लीकेंट की फोटोग्राफ की जो साइज होती है वो 10 to 200 केबी होनी चाहिए। एप्लीकेंट का जो सिग्नेचर होना चाहिए वो 4 to 30 केबी होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करें तो ये 50 to 300 केबी में होना चाहिए, और PWD सर्टिफिकेट भी 50 to 300 केबी में होना चाहिए। इसके बाद भी अब जब हम एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ भी हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट जो है आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आईडी प्रूफ में वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, या फिर पासपोर्ट हो सकता है, या फिर कॉपी ऑफ यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड सर्टिफिकेट हो सकता है, या फिर प्रीवियस सेमेस्टर की मार्कशीट हो सकती है, या फिर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ डिस्कशन पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि CSIR नेट क्या है, क्या क्या चीज़ों की इसमें जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, और क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एट एंड टाइम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।